मृणाल सिंह भी जुड़ रहे हैं, इनका डीएमसी के को सीईओ, और वो आपका कॉन्वर्सेशन और आपकी कमेंट्री बहुत ध्यान से सुन भी रहे थे हम ज्वाइन करने से पहले। मृणाल, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इस बार आप बहुत दिनों बाद हमारे चैनल पे आए हैं, तो आपसे लंबी बातचीत करेंगे। चलिए, क्यों ना अपना मार्केट पे व्यू लेने से पहले ऑटोज पे व्यू लें। और ऑटोज में हुआ क्या कि सबसे पहले आपने सुना होगा शशांक जी की कमेंट्री। मुझे याद है कि उस समय शायद 6500 रुपए का भाव था जब पीक प्रोडक्शन कट आया, मतलब 60% प्रोडक्शन को वो काट रहे थे कि हमें अभी पार्ट्स नहीं मिल पा रहे इंक्लूडिंग सेमीकंडक्टर, लेकिन वही बॉटम भी था। वहां से आउट परफॉर्मेंस दी है मारुति के स्टॉक ने, फॉलोड बाय मे बी अशोक लेलैंड, और टू व्हीलर्स में टीवीएस। आप इस पूरे बास्केट को कैसे देखते हैं और आपकी प्रेफरेंस किस तरफ है चलते हुए, क्योंकि व्यू ये आ रहा है कि 10 साल के बाद ये सेक्टर अब बाहर आना शुरू हुआ है एक बहुत लीन पैच से। धन्यवाद अजय, हमेशा अच्छा रहता है आपसे इंटरेक्ट करना। देखिए, आपका सवाल एकदम उम्दा है। ऑटो और ऑटो एंसिलरी में कंबाइन करके इस बारे में बात करूंगा। ऑटो में कंज्यूमर बिहेवियर शिफ्ट आया है, और ये हमने लास्ट कंज्यूमर बिहेवियर शिफ्ट 2012-13 में देखा था। जैसे कि पिछले स्पीकर बोल रहे थे, वो डीजल की तरफ था पहले, अभी डीजल से थोड़ा अलग जा रहा है। मेरे ख्याल से क्लियरली दो तीन मूल चीजें जो चेंज हुई हैं। दो सिग्निफिकेंट बड़े फॉरेन ओईएम अपने प्लांट शट किए पिछले 2-3 साल में, बिकॉज उनका बिजनेस वायबल नहीं था। इसने कुछ स्पेस वेकेट करी, और कुछ डोमेस्टिक प्लेयर्स ने वो प्लेस को, वो मार्केट शेयर को कैप्चर किया। जो मॉडल्स और फ्यूल कॉम्बिनेशन में जो लॉन्च हुए हैं, जिसमें मैं कहूँगा ईवीज का एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो अब अवेलेबल है मार्केट में। पहले ईवीज अवेलेबल नहीं थी, खाली हम सुनते थे उस बारे में, विदेशी बाजार में मिलती थी। तो एक ईवीज की प्रेजेंस बढ़ी है, और मेरे ख्याल से ईवी का प्रेजेंस आगे बढ़ेगा ही। अब ये फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी, जैसा मैं कहूँगा कि फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी अभी भी साइंस और इकोनॉमिक्स थोड़ा डिबेट कर रहे हैं कि वो हाइड्रोजन है कि इलेक्ट्रिफिकेशन है कि कुछ और है, क्योंकि साइंस अभी भी उस पर काम कर रहा है। लेकिन फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी क्लियरली ग्रीन है। सो भले ही वो 2-5 साल में नहीं दिखे, लेकिन 10 साल बाद हमको क्लियरली ग्रीनर, जिसे मैं कहूँगा एनवायरमेंटली मोर फ्रेंडली मोबिलिटी दिखेगी। एक कोरोना का भी एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट रहा। कोरोना के इम्पैक्ट से कंज्यूमर ने पर्सनल मोबिलिटी की तरफ ज्यादा रुझान दिखाया है, उसकी डिमांड बढ़ी है। एक सेक्टर जिसको कोरोना के बाद सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, ऑटो उनमें से शामिल है। और ऑटो एंसिलरी इकोसिस्टम हमारे यहाँ हमेशा ही एक बहुत ही डेवलप्ड और क्वालिटी वाइज बहुत ही हाई लेवल का रहा है। हमारी ऑटो एंसिलरीज इंडिया में एक्चुअली ग्लोबल ओईएम को सप्लाई करती हैं, और अच्छा खासा कैपेबिलिटी है, बोथ इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटी एंड कॉस्ट एंड क्वालिटी। ऑटो एंसिलरी पे मेरे को ज्यादा आई थिंक ऑटो एंसिलरी एक ज्यादा प्रॉमिसिंग स्पेस है, दो कारण से। एक तो वहां पे स्प्लिट दो चीजों से हो गया है। जो इंटरनल कंबस्शन इंजन में फीड करते हैं, उनका लॉन्ग टर्म फ्यूचर थोड़ा सा अनसर्टेन सा है, अनलेस वो कुछ अपनी स्ट्रेटेजी में चेंज लाएं, नए कंपोनेंट्स लाएं। और दूसरा, कुछ ऐसे कंपोनेंट मेकर्स हैं जो एक्चुअली फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी, भले वो इलेक्ट्रिफिकेशन हो, हाइड्रोजन हो, उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, उसकी तरफ इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये एक फ्लेक्स है, मैं कहूँगा एक क्रिटिकल जंक्चर है ऑटो और ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्री के लिए। और 5-10 साल बाद चीजें काफी डिफरेंट दिखेंगी, काफी डाइवर्जेंट रिटर्न्स और ट्रेंड्स एंड अर्निंग्स दिखेंगे। एक इन्वेस्टर के लिए ये एक बहुत प्रॉमिसिंग लैंडस्केप होता है, एंड वो उसमें अपने कैलकुलेटेड रिसर्च, अपने कैलकुलेटेड असेसमेंट एंड प्रोजेक्शन करके उसमें अपने इन्वेस्टमेंट्स इवैल्यूएट करते हैं। इसी तरीके से हम भी इवैल्यूएट कर रहे हैं ऑटो और ऑटो एंसिलरी को कंबाइन करके, बट ऑटो एंसिलरी ज्यादा प्रॉमिसिंग एंड ज्यादा ऑप्शन दिखते हैं वहां पे मुझको। राइट, ये जो आपने ऑटो एंसिलरी की बात की, मैं इसको थोड़ा और स्क्रैच करना चाहूंगा कि बहुत सारे ऑटो एंसिलरी जो यूरोप को भी फीड करते हैं एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी, उन्होंने अपनी कहीं ना कहीं वहां पे एक व्यू ये है कि वहां ग्रोथ को चैलेंज मिल सकता है। लेकिन जो डोमेस्टिक ओरिएंटेड अपनी ये है ऑटो एंसिलरी, स्पेशली जो थोड़ा डाइवर्सिफाइड है ईवी की तरफ भी,
वो ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, बट क्या वैल्यूएशन वहाँ पे बेटर है? आप इस वाली बात को ज़रा मुझे समझाएं। सरप्राइजिंगली अजय, कुछ कुछ चीजें जब हम विश्लेषण करते हैं तो बहुत सरप्राइजिंगली निकल के आती हैं। जैसे कि अगर हम खाली डिस्कशन के लिए मान लें कि इलेक्ट्रिफिकेशन आज अगर 2-5%, 10% तक है टू व्हीलर में और कम है फोर व्हीलर में, हो सकता है कि 15-20% हो जाएगा 5 साल में या 3 साल में। सो कुछ कंपनीज एक्चुअली आज ऑटो इंसलरी में नहीं है, लेकिन वो ऑटो में फीड करना स्टार्ट कर दिए हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, इलेक्ट्रिफिकेशन में डीसी मोटर्स की बहुत रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वहां पे डीसी मोटर्स लगती हैं। धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जो कार्स अब बिकती हैं, कंज्यूमर्स चाहते हैं कि उनकी सीट ऑटोमेटिक मोटर से आगे पीछे हो, डिक्की खुले। और इसके अलावा जैसे जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन बढ़ रहा है, उसमें डीसी मोटर्स की रिक्वायरमेंट भी पर कार बढ़ रही है। सो कुछ कंपनीज जो एक्चुअली दूसरी इंडस्ट्रीज को डीसी मोटर सप्लाई कर रही थी, अब वो एक्चुअली ऑटो की तरफ भी अपना रुझान दिखा रही, क्योंकि वहां पे कस्टमर की डिमांड है। तो ये काफी चेंज हो रहा है। हम जिसको ऑटो इंसलरी कहते हैं, हो सकता है कि वो किसी और इंडस्ट्री में, इंडस्ट्रियल्स में फीड करना स्टार्ट कर दे, जैसे कि जो क्रैंकशाफ्ट बनाते हैं, जो इंटरनल कंबशन इंजन कंपोनेंट बनाते हैं। और जो मान लीजिए कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज हैं, वो शायद ऑटो में फीड करना स्टार्ट कर दे, जैसे कि मैंने आपको डीसी मोटर कहा। आपका पॉइंट सही है कि अगर यूरोप में मेरे ख्याल से उधर नॉर्म्स काफी स्ट्रिक्ट हैं, तो उधर काफी चेंज आएगा लैंडस्केप में, ऑटो में। और अगर स्लो डाउन जैसा कि हम सुन रहे हैं होएगा, तो जो एंसिलरीज यहाँ से वहां फीड कर रही हैं। लेकिन हमारी चॉइस उनकी तरफ ज्यादा है जो डोमेस्टिक मार्केट में ज्यादा फीड कर रही हैं, या फिर जिनका लॉन्ग टर्म फ्यूचर थोड़ा इलेक्ट्रिफिकेशन से या ग्रीनर मोबिलिटी ऑप्शन से एसोसिएटेड है। प्लस उनका उनका इन्वेस्टमेंट भी उस तरफ में जा रहा है। केपेक्स बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप का। मेरे ख्याल से केपेक्स किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो एक क्लियर इंडिकेशन होता है किसी बिजनेस का कि वो किधर अपना रुझान या कितना एक्सपेक्टेशन बिल्ड कर रहे हैं। और वो केपेक्स क्लियर सिग्नल देता है कि दिस इज इस डायरेक्शन में हम अपना फ्यूचर देखते हैं, और हमको वो असेसमेंट लेना होता है कि वो असेसमेंट वो बिजनेस वहां पे पहुंच पाएगा कि नहीं। बिल्कुल मृणाल, गुड मॉर्निंग। केपेक्स पर आपने बहुत अच्छी बात कही। केपेक्स किस डायरेक्शन में जा रहा है, इससे कंपनी की ग्रोथ जो है वो या ग्रोथ पैटर्न जो है वो ड्रॉ होती हुई दिखती है। ऑटो पर अब तो आपने अपना आउटलुक बताया, लेकिन कैपिटल गुड स्पेस, यहाँ पर दो ग्रोथ ड्राइवर्स हैं। अगर कैपिटल गुड स्पेस की बात करें, एक तो केपेक्स थीम है जो कि काफ़ी हद तक नाता रखती है और कैपिटल गुड सेक्टर को काफ़ी हद तक एक अच्छा ग्रोथ आउटलुक देती है। और इसके अलावा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ये दोनों ग्रोथ ड्राइवर्स हैं, कोर ड्राइवर्स हैं। और कैपिटल गुड्स प्लेज में वैल्यूएशंस की भी अगर बात करें, इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में है। इस सेक्टर पर आप अपना आउटलुक हमें बताएं। बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है। अगर आप देखें, हमारे यहाँ पिछला 12 महीने से इंडिया का कैपिटल गुड्स इंपोर्ट बढ़ रहा है। ये एक डेटा है जो एक बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि अगर कैपिटल गुड्स, पहली चीज अगर कोई बिजनेस एक्सपैंड करना चाहता है तो वो मशीन्स ऑर्डर करता है। सो कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट एक बहुत अच्छा साइन है। जो डोमेस्टिक कैपिटल गुड मेकिंग कंपनीज हैं, उनकी ऑर्डर बुक भर रही है, कई उनमें से लिस्टेड है, तो हमको दिखता है, वो डिस्क्लोज करती हैं कि क्या ऑर्डर बुक है जब वो अपना अर्निंग्स डिक्लेयर करते हैं। इसके अलावा क्रेडिट ग्रोथ भी पिछला 3-4 डेटा पॉइंट काफी रोबस्ट रहा है, एमएसएमई साइड से इन पर्टिकुलर। ये क्लियरली पॉइंट कर रहा है कि हमारी इकोनॉमी में केपेक्स रिवाइवल आगे है, वो दिख रहा है। क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर हो, भले ही वो हम मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट डेटा देखें, आपको शायद सरप्राइज हो, लेकिन लास्ट ईयर फिस्कल 22 में भारत ने $100 बिलियन से ज्यादा का इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट किया है, जो एक काफी बड़ा नंबर है। जबकि हमारा $418 बिलियन का टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट था, उसमें से करीब 22-23% प्लस इंजीनियरिंग गुड्स है। इसके अलावा क्रेडिट ग्रोथ क्लियरली हायर नंबर दिखा रही है, जो एक काफी टाइम बाद हुआ है। और उसके अगर हम कॉन्टूर्स देखें, उसकी डिटेल्स देखें, तो वो इंडस्ट्रियल क्रेडिट ड्राइव कर रहा है। इनफैक्ट एमएसएमई इज बिगर, वो ज्यादा बड़ा क्रेडिट डिमांड कर रहे हैं। और कैपिटल गुड ऑर्डर बुक इंप्रूव हो रही है, इंपोर्ट बढ़ रहा है। वैल्यूएशंस, देखिए कैप गुड्स में जिस तरह की कैपेसिटीज की बातें हो रही हैं, जिस तरह के एक्सपेंशन प्लान कंज्यूमर्स कैप गुड्स के दिखा रहे हैं,
मेरे ख्याल से एक अच्छा लंबा रनवे है। हमने पास्ट में देखा है कि साइकिल कैप गुड्स का छोटा नहीं होता है, 3-4 साल का होता है, क्योंकि कैप गुड ऑर्डरिंग टिपिकली डिलीवरी में 1 से 1.5 से 2 साल लगाती है, डिपेंडिंग अपॉन कॉम्प्लेक्सिटी, और कमीशनिंग में अनदर 6 महीना लगता है, कई बार 3 महीना लगता है स्टेबलाइज होने में। सो हमने अभी खाली ये साइकिल स्टार्ट किया है। भले ही हम रेलवे फ्रेट डेटा देखें, हाई फ्रीक्वेंसी डेटा देखें, किसी भी तरीके का, तो क्लियरली केपेक्स की तरफ पॉइंट कर रहा है, रुझान दिखा रहा है, और कैप गुड कंपनीज फर्स्ट लेवल ऑफ बेनिफिशियरीज हैं उसका। एट दिस पॉइंट कंज्यूमेबल्स हो या कैप गुड कंपनीज हो, उन पे कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव व्यू लेना लाजमी है, एक लॉजिकल चीज है जो मैं समझ सकता हूँ। वैल्यूएशंस को हमको इंडिविजुअल बिजनेसेस पे देखना पड़ता है। कुछ बिजनेसेस एक्चुअली सिग्निफिकेंट वैल्यू ऐड करते हैं अपने क्लाइंट्स को कैप गुड्स में, एफिशिएंट मशीनरी या एफिशिएंट प्रोसेस ब्रिंग करते हैं, कंसल्टेंसी भी लाते हैं। तो उनका वैल्यूएशन उसके अनुसार देखना पड़ेगा। वैल्यूएशन एक्चुअली हेडलाइन वैल्यूएशन एंड ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स ये साथ में देखना बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से कैप गुड्स पे कंस्ट्रक्टिव व्यू इज अ स्टांस जो क्लियरली लॉजिकल लगता है। अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी डेटा, भले क्रेडिट ग्रोथ हो, भले ही अलग चीजें हो, तो एक लॉजिकल चीज लगती है करने के लिए। बिल्कुल मृणाल, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार पर और सेक्टर पर अपने एनालिसिस डिटेल हमारे साथ शेयर करने के लिए। हैव अ नाइस डे टू यू। तो ये थे मृणाल सिंह जो कि मार्केट पर अपना आउटलुक हमारे साथ शेयर